आप सभी का फलक क्लासेस में स्वागत है। हम हैं फलक क्लासेस कलम से क्रांति। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन जानेंगे। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इसके अलावा भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 से पूर्व जो 4 उदाहरण दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, तो देखिए दिया हुआ है संख्याओं का वैसा समूह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होती है। तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होती है, तो परिमेय संख्या आप पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे किस किस तरह की संख्याएं हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसमें प्लस वाले जितने भी गिनती है वो सारे शामिल हो जाते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसके बाद माइनस वाले शामिल होते हैं, -1, -2, -3। इसके बाद अंश बटा हर बाय वाले जो संख्या हैं वो शामिल होती है, 3/4, 1/2, 5/6। इसके बाद वैसी संख्याएं शामिल होती है जिसका रूट क्लियर नहीं होता है, √2, √3, √5, इस तरह से। अगर आप यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अब यहाँ दिमाग लगाना है कि हम यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं को लिखे हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कहाँ तक परिमेय संख्या मेरा कवर हो रहा है और कहाँ तक अपरिमेय संख्या कवर हो रहा है। तो देखिए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये परिमेय संख्या कवर हो रहा है, परिमेय संख्या, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये अपरिमेय संख्या है। अब क्या किए, ये दोनों तरह की संख्याओं को मिलाकर एक समूह बना दिए, और इस समूह का जो नाम हुआ वो हुआ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके दिमाग में आपको बैठ गया होगा कि उस तरह की संख्याएं जिसमें परिमेय, वैसा समूह जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती है, तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती है। अब देखिए आगे क्या पॉइंट कर रहा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय का मतलब केवल एक, सिंगल, अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं, ये हुआ। अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका अगर हम अपने भाषा में अगर समझाने का प्रयास करें तो इसके लिए हम एक भाज्य संख्या लेंगे, और जब भाज्य संख्या को हम तोड़ेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो हमें अभाज्य संख्या मिलेगी। कोई भी अगर भाज्य संख्या लेंगे, उसको तोड़ेंगे, छोटा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो रिजल्ट में जो हमको मिलेगा वो अभाज्य संख्या मिलेगा। तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो इसको थोड़ा हम पेंडिंग रखते हैं अभी, और इसके बाद सबसे पहले आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको बता देते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, जो संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहा जाता है ना। तो स्वयं को छोड़ करके अन्य से विभाजित होता है। तो देखिए स्वयं को छोड़ करके, अब जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे संख्या लेते हैं आपका, जैसे हम ले लेते हैं 12, तो 12 तो ये 12 से भी जाएगा, 12 एकम 12, ये स्वयं हुआ, ये याद रखिएगा, ये स्वयं है,
स्वयं के अलावे क्या है, देखिए 2 से जा रहा है, 2 छक 12, 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12। तो देख लीजिए ये इतना अन्य से ये अन्य है, तो जो स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या है। आराम से आप देख सकते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या है, जो संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित होता है, नहीं होता है, जस्ट उल्टा जाना है, नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये केवल स्वयं से जाएगा, अन्य से नहीं जाएगा। देखिए आपको बताते हैं इस तरह का कौन कौन संख्या है। जैसे आप 2 को लेते हैं तो 2 को लेंगे तो 2 स्वयं है, 2 को लेते हैं तो ये केवल 2 से जाएगा, बाकी और कोई संख्या से नहीं जाएगा, ये स्वयं से जा रहा है। 3 को ले रहे हैं तो केवल 3 से जाएगा, अगर 5 को ले रहे हैं तो केवल 5 से जाएगा, अन्य से जाने का चांस नहीं है, अन्य से नहीं विभाजित हो सकता है, अन्य से नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको अब यहाँ समझ में आएगा अंकगणित। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर हम भाज्य संख्या लेते हैं, अगर कोई भी भाज्य संख्या अगर हम लेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो अभाज्य संख्या होगा। ज़्यादा नहीं, 2 आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप एक संख्या 20 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, ठीक है। तो 20 को आप एलसीएम मेथड से आप इस तरह से तोड़ दीजिए इसको। 20 से 2 दहा के 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5। तो ये साइड वाला पॉइंट आपको लेना है। तो ये देख लीजिए 20 क्या है, ये भाज्य संख्या। अब उसको विभाजित तोड़ने पर क्या क्या है, 2 2 5। तो ये 2 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या तोड़ेंगे तो अभाज्य बनेगा। चलिए एक और ले लेते हैं, हम यहाँ 30 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 होता है। तो क्या होगा, 2 3 2 तिया 6, 6 पचे 30। देख लीजिए अगर हम 30 को तोड़ेंगे तो 2 3 5 बन रहा है, यानी 30 भाज्य संख्या है। जो तोड़ रहे हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, ध्यान से देखिए क्या है। प्रमेय है 1.1 और ये प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है और प्रश्नावली में भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरह का दिया है, उदाहरण में भी क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा इसका प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। इसको अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहा जाता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर धनात्मक आपको मालूम है, धनात्मक मतलब प्लस में, धनात्मक का मतलब प्लस में दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, q और r विद्यमान है। a और b जो है वो धनात्मक संख्याएं हैं और उसमें q और r भी उसमें मिक्स है, विद्यमान है। और रिलेशन क्या बन रहा है, a बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा और आर से बड़ा बी होगा। आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 आ सकता है। तो इतना आपको समझने के लिए ये जो मेन है, आपको इस रिलेशन को समझना है। ये जो आपका रिलेशन है, रिलेशन को समझना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये अगर आप समझ गए तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप आराम से समझ जाइएगा। तो चलिए हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। साधारण अगर आप भागा जानते हैं तो ये तुरंत समझ जाइएगा। चलिए हम भागा दे के दिखाते हैं आपको। जैसे एक संख्या हम 17 ले लेते हैं और 3 से भागा देते हैं, नॉर्मल जो आप भागा देते हैं उसी भागा देना है। तो क्या होगा, 3 पचे 15, तो 7 में 5 घटाएंगे 2, ये कट गया। तो ये 3 जो होगा वो क्या है, भाजक है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये भाज्य है और इधर जो है आपका भागफल है और नीचे जो आपका है वो शेषफल है। चलिए तो ये आप
जो समझे हैं ये आपका हिंदी में समझ में आया है, इसको आप अंग्रेजी से कोरिलेट करिए। जो बी जो आप देख रहे हैं रिलेशन जो सूत्र है वो बी भाजक हो गया और भाज्य आपका ए हो गया, भागफल जो है आपका क्यू हो गया और शेषफल जो है वो आर हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिलेशन है ये यहीं से रिलेशन निकला है, ये कहीं और जगह से रिलेशन नहीं निकला है। अब देख लीजिए आपको क्या समझना है यहाँ पे। अगर हम इसी को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल, नहीं सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल बराबर शेष जोड़ शेषफल। ये देखिए ये दोनों सेम है, ये आपका दोनों सेम है, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है। अब ये जो कंपोनेंट दिया है आप यहाँ से समझ सकते हैं, एकदम आराम है। बस इसमें एक पॉइंट जो आपको बड़ा पॉइंट दिमाग में बैठाना है, वो पॉइंट क्या है वो आप समझ लीजिए। बड़ा पॉइंट ये दिमाग में लगाना। अभी हम एक दो और भागा देते हैं, जैसे हम यहाँ 47 ले लेते हैं हम और इसको 6 से भागा देते हैं, 6 छक 36, 6 सते 42, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में 2 घटेगा 5, है ना, 5 2 7। अच्छा एक और भागा ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 51, 51 को 9 से देते हैं, नहीं 9 से नहीं 10 से दीजिए, 10 पचे 50, कितना आया, 1 आया। आपको जो है पूरा ध्यान जो आपको फोकस करना है वो किस चीज़ पर फोकस करना है, शेषफल के ऊपर फोकस करना है। तो देखिएगा यहाँ भाजक 3 है, यहाँ शेषफल 2 है, भाजक से शेषफल कम है ना। यहाँ भाजक 6 है, यहाँ शेषफल 5 है, भाजक से शेषफल छोटा है। यहाँ भाजक 10 है और यहाँ शेषफल 1 है, तो भाजक से शेषफल छोटा है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल करके आया कि कभी भी जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। ये नोट पॉइंट करके आप नोट कर लेंगे, यहाँ से नोट पॉइंट है ये, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। एक और उदाहरण दिए तो और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, इसको आप 5 से दे दीजिए, 5 छक 30, यहाँ कट गया मतलब 0 आ गया। तो देख लीजिए भाजक 5 है, शेषफल 0 है, तो भाजक बड़ा है, शेषफल छोटा है। कभी भी भाजक से शेषफल छोटा होगा। बस आपको यही चीज़ आपको यूक्लिड विभाजन परमेयिका में समझना है और ये सूत्र को आपको माइंड में रखना है और इसके रिलेशन को यहाँ से आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन लग चुका है, ये पहला उदाहरण है आज का। और देखिए आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, HCF निकालने के लिए बोल रहा है आपको, HCF निकालना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है कि HCF जो निकालना है वो किस मेथड से निकालना है आपको, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है। तो उसका एक लेंदी भी प्रोसेस आता है और एक शॉर्टकट प्रोसेस आता है। और वो जो शॉर्टकट हो, अभी हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन ये जो शॉर्टकट है वो बिल्कुल भागा की तरह बनता है। इस पर आगे क्वेश्चन और भी बताया जाएगा, अभी आप इसको सीखेंगे आराम से बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से HCF निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये देख लीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा संख्या है, देखिए ये VVI है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये VVI, जो छोटा गिनती है उसको बाहर लिखेंगे और भागा की तरह इसको लाएंगे, और जो बड़ा गिनती है उसको अंदर लिखेंगे
और नॉर्मल जैसे आप भाग करते हैं वैसे आप भाग करेंगे। तो देखिए 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12। चलिए घटाते हैं 0, 7 में 5 2, 5 में 1 4, एक कट जाएगा इधर से। और ये देख लीजिए, ये जो शेषफल जो है, ये जो शेषफल आ रहा है आपका, वो शेषफल भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। ये जो है, ये जो शेषफल आया भाजक, और ये वाला यहाँ आ जाएगा टर्म, देख लीजिए 40 52 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको भागा दीजिए, देखिए 9 से जा रहा है ये, 0 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और हाथ वाला 1 37। घटाइए इसको, 2 होगा, 15 में 8 7 होगा, 9 में 7 2 होगा, और इधर 2 8 7 15, 7 2 9 1 10, 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 40 20, ठीक है। अब देखिए ये एक बार जाएगा 272, घटाइए, 10 में 2 घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ बचा है 11, 11 में 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा है, 3 में 2 1, इसको आप यहाँ से जोड़ करके भी मिला सकते हैं। 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 2 3 1 4, सही है ये। अब ये 48 जो है ये भाजक बन जाएगा। देखिए इस तरह से केवल डिजाइन चेंज कर देना, ये चीज़ यहाँ ले आना है आपको। 272 एक बार में जाएगा, देख लीजिए 148, और घटाइए 12 में 8 4, और यहाँ बचा है 6 में 4 2, 2 में 1 1, और ये ऐसे डिज़ाइन चेंज कर देना है और यहाँ वाला यहाँ लिख देना है आपको 148। एक बार जाएगा, ये देख लीजिए 124, घटाएंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा, और डिज़ाइन यहाँ बना देना है। ये पॉइंट यहाँ ले आना है आपको 124, 5 बार में जाएगा, 24 पचे 120, घटाइए इसको तो 4 बचेगा आपका ये, फिर डिज़ाइन चेंज कर देना है और ये चीज़ यहाँ आ जाएगा 24, 4 छक 24। तो अंतिम भाजक लेना है, तो यहाँ पर आपको अंतिम भाजक लेना है, लेकिन अंतिम भाजक तो आपका ये शुरू वाला ये भी भाजक है, 420 भी भाजक, 272 148 124 24 4, ये जितना अभी हम पढ़े हैं ये सब जो है वो भाजक है, लेकिन लेना है अंतिम भाजक जहाँ शेषफल शून्य हो जाता है। तो देख लीजिए अंतिम भाजक मेरा कौन है, अंतिम भाजक बराबर 4 है, जहाँ शेषफल शून्य है, जहाँ शेषफल शून्य है। तो ये जो अंतिम भाजक आया यही आपका HCF काम करेगा। तो ये देखिए कितना आसान भाग है एकदम, बिल्कुल आप आराम से इसको समझ सकते हैं, और इस तरह का आगे भी क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन लग चुका है, अगला उदाहरण देखिए आप लोग क्या है, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बताइए इसमें क्या करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको बनाना नहीं है, हल नहीं करना है, इस क्वेश्चन को दर्शाना है। आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, दर्शाना है। तो जो आपको अभी पीछे जो बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बिल्कुल उसी का प्रयोग करके क्वेश्चन को दर्शा देना है, बनाना नहीं दर्शा देना है। चलिए बना के दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, लेकिन आगे जो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आराम से उसको हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखती हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब जो पीछे आपको सूत्र बताए थे, A बराबर BQ + R का सूत्र बताए थे, BQ क्वेश्चन पढ़िए यहाँ 2Q BQ, यानी B के जगह पर जो है 2 आ रहा है, तो हम यहाँ B का वैल्यू 2 लेंगे।
चलो यहाँ तक क्लियर है। और जो आपका शेषफल का नियम बताए थे, क्या बताए थे कि जीरो, जहाँ जीरो और आर की बात करेंगे तो जीरो के बराबर में आर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा इसका वैल्यू हो सकता है, लेकिन शेषफल से बड़ा कौन होगा? भाजक होगा। तो पीछे का पॉइंट आप याद करिए, शेषफल से बड़ा कौन होगा? भाजक होगा। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिए, अर्थात आर का वैल्यू जो होगा वो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन आपको बताए थे कि जब भी शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा, और भाजक हम यहाँ 2 को माने हैं, तो 2 से छोटा रखना होगा। तो 2 से छोटा कितना होगा? यहाँ तक याद रखिएगा। जब भी आप शेषफल लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो भाजक से छोटा रखिएगा शेषफल को। अगर मान लेते हैं कि भाजक 4 होगा तो शेषफल आपको 3 तक लेना है। अगर 5 होगा तो शेषफल 4 तक लेना होगा। अगर भाजक 10 होगा तो शेषफल आपको 9 तक लेना है। तो देख लीजिए यहाँ दो ही कंडीशन यहाँ पे है, 0 और 1। अब सीधा सीधे आपको लिख देना है यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से। तो क्या सूत्र है इसका? A बराबर BQ प्लस R। तो देख लीजिए यहाँ A के जगह A1 मानेंगे, B का वैल्यू 2 लिए हैं, Q के जगह Q रहने देंगे, R का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। अब ध्यान देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, हम 0 यहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं, है ना। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट, एक पॉइंट और आप दिमाग में रखिए, अगर शेषफल का वैल्यू सम संख्या में आता है तो सम पूर्णांक माना जाएगा, और यदि शेषफल का वैल्यू विषम संख्या में आता है तो विषम पूर्णांक में माना जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे शेषफल क्या है? 0 है। 0 मतलब सम संख्या, सम संख्या का मतलब सम पूर्णांक। चलिए अब अगला लेंगे हम A2, और 2Q बिल्कुल सेम रहेगा, R का वैल्यू केवल चेंज करेंगे 1। अब आपको मालूम है कि विषम संख्या एक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 1 जो होता है वो विषम संख्या में आता है, सीधा सा है। जो 2 के पहाड़ा में आता है वो सम संख्या होगा, और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है विषम संख्या है। यहाँ पर 1 जो है वो विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या माना जाएगा? विषम पूर्णांक माना जाएगा, विषम पूर्णांक माना जाएगा। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन क्या है? उदाहरण 2। और ये जो है परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। तो याद करिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस आपको उसी ढंग से बनाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कष्ट नहीं होगा, आराम से बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, चलिए कोई धनात्मक पूर्णांक है बी, है ना। तो आप जो सूत्र याद किए थे, जो सूत्र बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें आप लोगों को बताए थे कि A बराबर BQ + R। BQ तो यहाँ है 4Q BQ, यानी B का जगह 4 ले रहा है, तो B का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4, है ना। जहाँ और वही सेम नियम है जो शेषफल का नियम बताए हैं कि 0 और R, तो ये इसके बराबर में हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इससे बड़ा आपका भाजक B होगा।
तो बिल्कुल वही है, मतलब यहाँ पे आर क्लियर करना है आपको। तो आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद करिए अभी जो पीछे समझाए थे आपको कि कभी भी शेषफल का जो वैल्यू होगा, शेषफल का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। भाजक 4 है तो आप शेषफल 3 तक ही रख सकते हैं, शेषफल 3 तक ही रख सकते हैं। अब इसको साधारण जो सूत्र है उस पर आप बैठा दीजिए इसको, विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से तो देख लीजिए क्या सूत्र है, a बराबर BQ प्लस R। अब देख लीजिए यहाँ पे हम A1 लेंगे, B का वैल्यू 4 है, Q और R का वैल्यू 0 लेंगे। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में आपको बताए थे कि यदि शेषफल का वैल्यू सम संख्या में आएगा, सम पूर्णांक माना जाएगा, और शेषफल अर्थात R का, तो ये देखिए विभाजन, तो यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से आपको मालूम है a बराबर BQ प्लस R है। तो a का वैल्यू A1 लेंगे, b की जगह आप 4 लेंगे, Q R का वैल्यू 0। तो ये देख लीजिए 0 जो है वो सम संख्या है, तो ये सम पूर्णांक माना जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब बोला लेंगे A2, यहाँ 4Q, केवल शेषफल चेंज होगा। तो यहाँ 0 लिए थे तो अब 1 लेंगे, एक विषम संख्या है तो ये विषम पूर्णांक माना जाएगा। उसी तरह से आगे A3 है, तो यहाँ देखिए 4Q उसी तरह से होगा, शेषफल केवल चेंज होगा। तो अब 2 ले लेंगे, 2 सम संख्या में आता है तो ये सम पूर्णांक माना जाएगा। चलिए अगला उसी तरह से चलेंगे, A4, 4Q लेंगे और हम शेषफल यहाँ 3 तक लिए हैं तो शेषफल यहाँ 3 दर्शाना होगा, और 3 विषम संख्या में आता है इसलिए ये विषम पूर्णांक है। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। आपका जो पिछला क्वेश्चन अगर आप देखे हैं, अच्छा से समझे हैं, तो देख लीजिए एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं, तो ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न बोर्ड पे है ये, तो उदाहरण 4 है ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन है उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो बर्फ़ी आप लोग जानते हैं, बर्फ़ी खाए भी होंगे, किस तरह का होता है। बर्फ़ी का डिज़ाइन इस तरह से होता है आपका। तो 2 तरह की बर्फियां हैं इसके पास, एक काजू की बर्फियां हैं और एक बादाम की बर्फियां हैं। तो 2 तरह की बर्फियां हैं इसके पास, एक काजू की बर्फियां हैं और दूसरा बादाम की बर्फियां हैं। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, बादाम की बर्फियां हैं और वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी उसको वो ढेरी में चेंज करना चाह रही है। ढेरी आप समझ रहे हैं, कुद्धा लगाना चाह रही है, और हर ढेरी जो है समान होना चाहिए, ये शर्त है। दूसरा क्या शर्त है, और ये ढेरियां बर्फी की परात में, परात आप समझ रहे हैं, परात वो जो रखने उखने की जो व्यवस्था होती है उसको परात कहा जाता है। तो परात में क्या है, न्यूनतम स्थान घेरे, यानी 2 शर्त रखा है इस क्वेश्चन में कि जो मिठाई विक्रेता है वो बर्फी, 2 तरह की बर्फियाँ उसके पास है, उसको इस तरह से वो रखना चाहता है, ढेरी बनाना चाहता है कि हर ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहेगी, ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त है कि वो ढेरियाँ कम से कम जगह छेके। अगर इस तरह का सवाल आ रहा है तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये बात आना चाहिए कि ये जो है HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है, HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, तो क्वेश्चन दिया है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये सवाल है। तो ये आपका HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो HCF जो है बनाने का आपको अभी बताए थे शॉर्टकट तरीका कि जो छोटा गिनती है इसको हम हल करते हैं। जो छोटा गिनती होगा उसको बाहर रखना है और जो बड़ा गिनती है उसको अंदर रखना है और सिंपल ये भाग देना है। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 बार दीजिए। 13 तिया 39, 0, 12 में 9, 3 इधर कट गया, ये 9 3 12, 3 1 4 और ये जो है आप यहाँ वाला यहाँ ले आना है 130। 30 चौके 120, घटाएंगे तो 10 आएगा यहाँ पे और फिर ये 30 यहाँ आ जाएगा आपका। इस तरह का पीछे बताए थे आपको। 10 तिया 30, तो ये देख लीजिए शेषफल शून्य हो गया। तो जहाँ पर शेषफल शून्य होगा उसी को अंतिम भाजक माना जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए शेषफल शून्य हो गया, अंतिम भाजक मेरा 10 है। तो अंतिम भाजक 10 है। अंतिम भाजक 10 है। जब अंतिम भाजक 10 है तो HCF भी 10 होगा और 10 होगा तो क्वेश्चन जो पूछा है लास्ट लाइन में कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, एक लाइन यहाँ पर आप बढ़ा कर लिख देंगे कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। 10 बर्फियां रखी जा सकती है। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।